हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है हर एक क्लास के बच्चों के लिए। खास तौर पे जो यूपीएससी एग्जाम तैयार करना चाहते हैं तो इस वीडियो का जो है फायदा उठा सकते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी उनके लिए रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। मुगल साम्राज्य का पतन। देखिए, मुगल साम्राज्य का पतन जो है जानना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है कि औरंगजेब के समय जो था मुगल एम्पायर का बिल्कुल ही जो है पतन सा हो गया था, क्योंकि उसके बाद जितने भी शासक आए वो कमज़ोर थे या उसके लायक ही नहीं थे। तो देखा जाए तो औरंगजेब ही अंतिम शासक रूप में देखा जा सकता है, जो काफ़ी पावरफुल था और काफ़ी जो है स्टेबलिटी भी किया उसने। तो यहाँ पर जो है मुगल साम्राज्य का पतन के विषय में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मुगल साम्राज्य का पतन का जो है उत्तरदायी कारण क्या थे, किस राजाओं के कारण जो है ऐसा हुआ। अगर देखा जाए तो सबसे पहली बात तो यही आती है, भूमिका किसकी थी उसके पतन के लिए। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है कि मुगल साम्राज्य की एकता एवं निरंतरता औरंगजेब के लंबे तथा मजबूत शासन के दौरान की विखंडित होने लग गई थी। बेशक ही औरंगजेब ने काफ़ी मजबूती के साथ जो है शासन की भागदौड़ संभाला था, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा चीज़ था जिसके वजह से जो है सल्तनत का जो है विखंडित हो जाना, टूट जाना, पतन होना स्वाभाविक कर दिया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आती है। हालांकि कुछ जो है झटकों तथा जो है विकट स्थितियाँ के बावजूद भी मुगल जो है प्रशासन काफ़ी सक्षम था। अगर औरंगजेब बेशकली देखा जाए तो जो है इसके बाद ही इसका सल्तनत का जो विघटन हुआ, लेकिन फिर भी देखा जाए तो कहते बहुत ही सक्षम था औरंगजेब। और उसकी मृत्यु के समय 1707 ईस्वी तक कहते मुगल सेना भी काफ़ी मजबूत स्थिति में थी। और इस वर्ष को आमतौर पर जो है महान मुगल तथा लघु मुगलों के काल में अंतर स्पष्ट करने के लिए किया जाता है, क्योंकि ये समय अवधि जो था औरंगजेब का काफ़ी महत्वपूर्ण था। लेकिन उसकी मृत्यु के पश्चात जो है इसके शासक जो थे बहुत ही कमज़ोर हो गए और आगे जो है बढ़ना संभव नहीं था। कहते हैं औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल सत्ता कमज़ोर होती चली गई तथा अपने विशाल साम्राज्य के हर हिस्से पर जो है नियंत्रण स्थापित करने की शक्ति अब उनमें न रही। कहते हैं कोई भी शासन अगर सही से चलाना है तो कहते हैं रूल रेगुलेशन के साथ चलाना पड़ता है, लेकिन उसके शासक जो थे कमज़ोर होने के कारण जो थे अपने शासन के जो है अच्छे से नहीं चला पाए और विद्रोह को नहीं दबा पाए, जिसके वजह से शक्तियाँ जो थी बहुत कमज़ोर होती चली गई। अपने विशाल साम्राज्य का हर हिस्से पर जो नियंत्रण रखना कहते हैं मुगलों के लिए आम बात नहीं थी। इसका क्या कारण था? कई क्षेत्रीय सूबेदारों ने अपनी सत्ता का दावा करना आरंभ कर दिया। अब देखिए, ये तो होना ही है कि राजा अगर स्ट्रांग ना हो तो उस क्षेत्र में जो व्यक्ति कार्य कर रहते हैं, जो फेमस होते हैं, वो अपना 100% जो है अपना दबदबा बना लेती हैं। तो ऐसा ही मुगल काल में भी हुआ कि मुगल सूबेदारों ने खुद को जो है स्वतंत्र घोषित कर दिया और अपना जो है राज्य का स्थापित कर लिया। कुछ नए क्षेत्रीय समूह भी उभर के सामने आए तथा संगठित भी हुए तथा इन्हें जो है घटनाओं के बीच राजनीतिक शक्तियाँ बनकर ये उभर गई। तो ये बात कहते हैं आम होती है। जैसे आपने देखा होगा कि राजनीतिक में अगर व्यक्ति जो है अगर कोई पार्टी गलत कर रही होती है, दूसरा पार्टी का जो है प्रभुता बन जाती है। जैसे आपने देखा होगा कुछ दिन पहले ही पंजाब में इलेक्शन हुआ था, उसमें पहले कांग्रेस की थी काफ़ी बोलबाला, लेकिन डायरेक्ट जो है कांग्रेस को लोगों ने नकार दिया और आम आदमी पार्टी को लगा दिया। और रीज़न बहुत कहीं हद तक जो था वहाँ के लोगों का थोड़ा सा ये था कि वहाँ फ्री में दिया जा रहा था, जिसमें काफ़ी ललायित हो गए। और इसका परिणाम आने वाला समय में पता लग ही जाएगा कि जो फ्री की चीज़ होते हैं उनका क्या नुकसान होता है। तो ये सब बातें जो होती है लोगों को जो है आकर्षित करने के लिए दिया जाता है। तो ऐसा मुगल काल में भी हुआ। कहते हैं जैसे ही राजा कमज़ोर हो गया, वहाँ के क्षेत्रीय राजाओं ने ये कहने लग गए कि हम आपको जो है हर तरह की सुविधाएं देंगे, हर तरह से कार्य में सक्षम बनाएंगे। तो इसलिए लोग जो थे क्षेत्रीय लोग थे वो उन राजाओं को ही अपना राजा घोषित कर दिया और उनका राज्य जो है स्थापित करने में मदद कर दिया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेन देखा जाए तो राजाओं का कंट्रोल उन पर से हट चुका था। तो क्षेत्रीय जो थे सूबेदार सब थे वो जो है नए राजनीतिक वर्ग के रूप में उभरे। कहते 1707 से लेकर जो है पानीपत के तृतीय युद्ध तक या 1768 ईस्वी में, जिनमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठा शासकों को पराजित किया था, तब तक की अवधि क्षेत्रीय शक्तियों के पुण्य उदय की साक्षी बना। अब देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किस में हुई और किसकी जीत हुई। तो जिसमें जो है अहमद शाह अब्दाली में हुआ था और मराठों में हुआ था, जिसमें जो है शासकों को पराजित किया था। अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को जो है पराजित किया था 1761 में। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें जो है राजनीतिक तथा आर्थिक विकेंद्रीकरण व्यवस्था को भी जन्म दिया था। इसी समय जो है तमाम राजनीतिक सैन्य जो है उठपाठक के बावजूद स्थानीय कच्चा माल, हस्तशिल्प तथा जो है अनाजों के क्षेत्रीय और अंतर क्षेत्रीय व्यापार में राजनीतिक व सैन्य जो है संबंधों पर गौर
किए बिना आर्थिक परंपरा निर्भरता को जो है प्रगाढ़ रिश्ते का निर्माण करती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं इससे जो संबंध होते हैं, सैन्य संबंध थे, वो काफ़ी मजबूत थे। कहते हैं औरंगजेब ने अपनी सैन्य शक्ति के लिए बहुत ही प्रयत्न किया और बहुत ही उसने काम किया अपने सैनिक संगठन को इकट्ठा करने पर, लेकिन उसके जो कहते हैं आने वाले जो उत्तराधिकारी थे, उन्होंने जो है इसमें कोई भी जो है इंटरेस्ट नहीं दिखाया, जिसके कारण से जो है बहुत आसानी से जो था इनका पतन हो गया। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है मुगल साम्राज्य का समापन। देखिए, मुगल साम्राज्य के समापन में तो हम जितना समझ चुके हैं कि अंग्रेजेब ही था, लेकिन कहते हैं अंग्रेजेब के साथ कुछ और भी कारण जुड़े थे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थे। कहते हैं सन 1707 ईस्वी में जब अंग्रेजेब की मृत्यु हुई, तब क्षेत्रीय शक्तियों से गंभीर चुनौती मिलना आरंभ हो गया, क्योंकि अंग्रेजेब जो था एक पावरफुल सैनिक था, पावरफुल राजा था, लेकिन जैसे उसकी मृत्यु हुई, कहते हैं क्षेत्रीय क्षेत्रों से जो है गंभीर चुनौती मिलने लगी शासकों के लिए, जिसमें समस्याओं का जो है सम्राट के ठीक केंद्र में जो है बलपूर्वक प्रकट करना शुरू कर दिया। और नए शासक बहादुर शाह प्रथम उर्फ शाह आलम, जो 1707 से लेकर 12 तक जो है समझौते की नीति अपनाई, उसने उन सभी दरबारियों को माफ़ कर दिया जिन्होंने उसके विद्रोह का साथ दिया था। देखिए कहाँ ये बात इंपॉर्टेंट है, ऐसा अंग्रेजेब कभी भी नहीं करता, लेकिन जो उसका उत्तराधिकारी था शासक बहादुर शाह प्रथम यानी उर्फ शाह आलम, उसने बहुत ही उदारता की नीति अपनाई। कहते हैं जो विद्रोह किया था शासनकाल में, उस सबको उसने माफ़ कर दिया। उसने उन्हें समुचित क्षेत्र तथा पद प्रदान भी किए। उसने जो है जजिया हालांकि नहीं हटाया, परंतु एकत्र करने का अधिकार प्रयत्न भी नहीं किया। आरंभ में उसने जो राजपूत क्षेत्र के अमेर यानी वर्तमान जयपुर तथा जोधपुर के राजा पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास जरूर किया था। जब उसके प्रयासों का विरोध होने लगा तो उसने उसके साथ समझौता की आवश्यकता का अनुभव किया। यानी देखा जाए तो इसने कोई भी सख्ती जो है किसी के साथ नहीं किया, इसने समझौता का नीति अपनाया। और दूसरे लोगों ने समझौता की नीति को जो है बहुत कमज़ोर स्थिति को समझ लिया और भाप लिया, और उसने स्वयं को जो है अपने क्षेत्र में जो है राज्य घोषित कर दिया। हालांकि यह समझौता भी उन्हें मुगलों के प्रति कटिबद्धता युद्ध न बना सका। यानी देखा जाए तो बेशकली यहाँ पर जो है बहादुर शाह प्रथम ने बहुत कोशिश किया कि इनके साथ जो है समझौता किया जाए, लेकिन राजाओं ने ये बात समझा कि जो समझौता की बात करता है वो कमज़ोर होता है, और इसी कमजोरी का फ़ायदा उठा के उन्होंने जो है अपने क्षेत्र में जो है स्वयं को ही जो है शासक घोषित कर दिया। मुगल बादशाह के मराठों के प्रति नीति भी आधी अधूरी समझौतावादी ही थी। यानी मुगल बादशाह का देखा जाए तो मराठों के प्रति भी आधी अधूरी समझौता थी। मराठा आपस में तथा मुगलों से संघर्ष करने में ही उलझे रहे, तो काफ़ी समय तक जो है ये मराठों के साथ जो है उलझे रहे। कहते बहादुर शाह हालांकि दक्कन में बुंदेल जो है प्रमुख शाल तथा जाट सरदार को जो है चुरामन के साथ समझौता करने में सफल रहा, जिसमें जाट प्रमुख ने सिखों के विरुद्ध अभियान में उसकी सहायता भी की थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रहता है। कहते हैं जहांदार शाह यानी 1712 से 1713 ईस्वी में बेहद ही कमज़ोर था और ये अयोग्य शासक भी सिद्ध हुआ। उसके वजीर जो है जुल्फ़िकार खान ने जो है साम्राज्य चलाने की शक्ति हथिया ली, और कहते जुल्फ़िकार ने महसूस किया कि शासन संचालन के लिए राजपूतों तथा मराठों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखने में ही भलाई है। शासन की सलामती के साथ हिंदू प्रमुख के समझौता अनिवार्य है, ये विचारधारा था। जहांदार शाह जो 1712 से 1713 में बेहद ही कमज़ोर और अयोग्य शासक सिद्ध हुआ। कहते हैं दो राय नहीं है कि जहाँ देखा जाए जहांदार शाह जो बिल्कुल ही कमज़ोर और अयोग्य शासक था, उसके वजीर जो है जुल्फ़िकार खान ने साम्राज्य चलाने की शक्तियाँ हथिया ली। कहते हैं जब राजा कमज़ोर हो तो जनरल सी बात है उसके मंत्री लोग जो होंगे अपनी शक्तियाँ जो है खूब प्रयोग करेंगे। ऐसा ही जहांदार शाह के शासनकाल में हुआ, जहाँ पर वो कमज़ोर होने और अयोग्य होने के कारण जो उसकी वजीर था जुल्फ़िकार, उसने जो है सारी शक्तियाँ अपने हाथों में ले ली। और कहते जुल्फ़िकार ने महसूस किया कि शासन संचालन के लिए राजपूतों तथा मराठों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखने में ही भलाई है। शासन की सलामती के लिए हिंदू प्रमुख का साथ अनिवार्य है, और अंग्रेजेब की नीति को उलट दिया। यानी जो अंग्रेजेब करना चाहता था उसके विपरीत ये कार्य करने लग गया। गिनास्पद जजिया कर हटा दिया था। उसने सिखों के जो है खिलाफ दबाव वाली नीति को भी अनुसरण किया। उसका लक्ष्य उन सभी शक्तियों के साथ सुलह करना था जो मुगल स्थापित संस्थागत ढांचों में सत्ता बांटना चाहती थी। जुल्फ़िकार ने आर्थिक व्यवस्था में सुधार को भी कई प्रयास किया, लेकिन कहते हैं ये प्रयासों ने जो है मुगल साम्राज्य को डुबो के रख दिया। वह राज्य में राजस्व संचालन में वृद्धि करने के प्रयास में सफल रहा। जब कत्ल किए गए राजकुमार
जो है अज़मुशासन के पुत्र फर्रुख सियर ने जहांदार शाह का जुल्फ़िकार खान को बंगाल तथा बिहार से लाए अपार धन तथा विशाल सेना के साथ ललकारा तो मुगल शासकों ने अपनी जो है तिजोरी के एकदम खाली पाया। तो ये जनरल सी बात है, जब कमज़ोर शासक होगा तो तिजोरी खाली होना स्वाभाविक बात था। निराशा में उन्होंने अपने ही महल के जो है लूटपाट की, यहाँ तक कि छत दीवारों से सोने चांदी के नोच लिया, जिससे विशाल सेना का खर्च बहन कर सकी। अब देखिए, कहते हैं जब कंगाली हो जाएगी तो लोग जो है अपने छतों को ही नोचेंगे, जनरल सी बात है। जो सोना चांदी उनके छतों में चढ़ी हुई तो उन्होंने उसको भी नोच लिया। फर्रुख सियार जो 1713 से 19 में विजय हासिल की तथा सरदार बंधुओं यानी अब्दुल्ला खान हुसैन अली खान बारह को उच्च पद प्रदान भी किया। सैयद बंधुओं ने जो है वजीर तथा मुख्य बख्शी की उपाधि धारण की तथा शासन के कामकाज पर नियंत्रण स्थापित करने में सफल हो गए। उन्होंने जो सरकार की नीतियों को ही आगे बढ़ाया और जजिया तथा अन्य लोकप्रिय कर तत्काल के लिए हटा दिया गया। ये बहुत ही कहते हैं ये अपना पैर पे कदम जो है खुद ही कुल्हाड़ी मारने के समान है। कहते हैं कुछ लोग जो होते हैं अपने जीत हासिल करने के लिए जो है हड़कंडे अपनाते हैं। ये आज की राजनीति में भी देखने को मिलता है कि लोग जीत हासिल करने के लिए जो है लोगों को फ्री